गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लासरूम में थोड़ा क्लासरूम वाला फील देता हूँ तुमको। अब आज के लेक्चर में ना हम लोग, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में तुम्हारे साथ डिस्कस किया था कि आज के लेक्चर में हम लोग 11th स्टैंडर्ड का जो बेसिक पार्ट है वो बेसिक पार्ट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में जो जो चीज़ें हमने सीखी थी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा, कितने स्टेजेस से फॉर्मेशन के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट क्या है, फिर उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, शेयर इशू वाला कंसेप्ट क्या है, शेयर अलॉट क्या है, शेयर सब्सक्रिप्शन क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, ये सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आने वाले लेक्चर्स में मैं तुमको देने वाला हूँ। जो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक पार्ट था, 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था और 11th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए बेसिक्स है, क्योंकि वो बेसिक्स अगर तुम्हारा क्लियर नहीं तो तुमको 12th स्टैंडर्ड थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जो मेरे पास थे पर उनका ध्यान नहीं था, वो स्टूडेंट्स जो मेरे पास थे पर कंसेप्ट भूल गए, और वो स्टूडेंट्स जो न्यू है, तो तुम सबके लिए और एज वेल एज जिनका ध्यान था वो स्टूडेंट्स का फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो तुम सबके लिए अब 11th स्टैंडर्ड का जितना भी बेसिक पार्ट था वो पार्ट हम लोग कवर करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना, 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी प्रैक्टिस सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो वाला पार्ट हम लोग आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अब वर्ड पूरा जो पार्ट डिस्कशन का रहेगा वो एक ही वर्ड पे डिस्कशन ज़्यादा टाइम चलेगा, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ओसी के लेक्चर्स तुम सबने मेरे देखे ही रहेंगे इंट्रोडक्शन के। तो तुमको मैंने मिस्टर एक्स, चंगू मंगू इनकी स्टोरी सुनाई थी। तो मिस्टर एक्स, चंगू मंगू की मैंने जो स्टोरी तुम सबको सुनाई थी, वो स्टोरी में उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइन किया था। और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों ज्वाइन किया था? जॉइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइन करने का ये रीज़न था कि जिसके पास सपोर्ट के लिए पैसा उनको चाहिए था, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर पैसे उनके पास थे नहीं, तो पैसे उन्होंने फ्रेंड्स से मांगे, रिलेटिव से मांगे, पर कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं, बैंक से पैसे मांगे, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं, और जिसका कोई नहीं होता है उसका होता है पब्लिक। तो उन्होंने सोचा पब्लिक से पैसे मांगेंगे। तो पब्लिक से कैसे पैसे मांगे, जो मैंने उसी में तुमको सिखाया था, पब्लिक से पैसे मांगे शेयर इशू करके, और पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किए, फिर हमने शेयर अलॉट किए, इस हिसाब से पब्लिक से उन्होंने पैसे मांगा। अब बच्चों ज़रा ध्यान से समझो, ये जो पब्लिक से पैसा मांगना वगैरह 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 ये सब चीज़ें मैं मेरे लेक्चर्स में कवर अप करूँगा, पर अब हम लोग एक नए तरीके से समझते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। अब एक नया वे, नया बात, उस वे से हम लोग समझेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी ये है क्या। सबसे पहले चीज़ दिमाग में सिर्फ आने वाले लेक्चर्स में इतना ही रखना कि हम खुद आज से जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने वाले हैं, एक नई कंपनी। एज तुमको सबको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नहीं पता रहेगा तो मैंने बता दिया। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के हिसाब से वो एग्जिस्टेंस में, एक्चुअल उसका एग्जिस्टेंस नहीं, पर लॉ के हिसाब से वो प्रेजेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता थोड़ी देर में रिलायंस इंडस्ट्रीज आके इधर बैठ जाएगी और मैं जो लेक्चर सुना रहा हूँ वो लेक्चर सुनेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, फिर जितने भी कंपनीज रहेंगे, वो कार्ट वगैरह जितने भी कंपनीज रहेंगे, ये सब कंपनीज जितने भी है ना, ये सब के सब कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब सिर्फ हम लॉ के हिसाब से उसको एग्जिस्टेंस में रखा गया है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते, सिर्फ फील कर सकते कि उसका एग्जिस्टेंस है। तो ऐसा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, पर एक स्टोरी फॉर्मेट में सीखेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर्स में सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखना, तुम खुद होके जॉइंट स्टॉक कंपनी रन करने वाले हो और जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्च करने वाले हो। अब सबसे पहले अगर हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी रन करना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्च करना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर बनती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी बनानी है। अभी ना जैसे कि मैंने तुमको बोला है कि तुमको इमेजिन करना है कि हम खुद होके एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने माइंड में क्या आएगा? सबसे पहले एक क्वेश्चन अपने माइंड में कि हमको अगर कंपनी स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कंपनी स्टार्ट करना है। बहुत से जनों के माइंड में आया रहेगा कितने पैसे लगेंगे, सबसे पहले पैसा दिमाग में आया रहेगा तुम्हारे। फिर उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आया रहेगा कि पैसा लाएंगे कहाँ से वगैरह, ये सब चीज़ें आएंगी। मतलब सबसे पहले पैसे से भी पहले, मतलब तुमको पैसा मांगना है, पर पैसा कितना मांगना है, कौन से बिजनेस के लिए मांगना है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा बिजनेस, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए कि
हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा? नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि नेचर ऑफ बिजनेस मतलब हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर जब तक तुम इमेजिन नहीं करोगे तब तक तुमको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तुमको इमेजिन करना ही पड़ेगा कि हम लोग सच में जॉइंट स्टॉक कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि एक चीज समझ लो, जो भी सिखा रहा हूँ ना मैं, ये सब चीजें एक्चुअल में भी तुम लोग जब देखोगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। फ्यूचर में जाके अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग कंपनी रन करेंगे, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगे, तो तुम्हारा माइंडसेट यही रहेगा, इस हिसाब से वर्क करेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी यही फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आने वाले लेक्चर्स में तुमको सिखाने वाला हूँ। मतलब जो भी चीजें हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकली भी वही होता है जो मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस रन करना है। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है? जैसे कि पेट्रोलियम बिजनेस, फिर मेडिसिन का बिजनेस, फिर ग्रोसरी का बिजनेस, ये सब जो है ये नेचर ऑफ बिजनेस है। वैसे ही हम जॉइंट स्टॉक कंपनी रन कर रहे हैं, तो अब जॉइंट स्टॉक कंपनी ये हो गया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हो गया, जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस हमने सोचा कि चलो हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग गाड़ियाँ बनाएंगे। सबसे पहली चीज़, हम सब स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमको तो गाड़ियाँ बनाते नहीं आती है, पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। हमको अगर गाड़ियाँ बनाते नहीं आती है तो जिनको गाड़ियाँ बनाते आती है तो उनको हम लोग एज अ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर के पोजीशन पे या एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पे या सेक्रेटरी के पोजीशन पे या फिर डिपार्टमेंटल हेड के पोजीशन पे रख सकते हैं, जिनको कार मैन्युफैक्चरिंग करते आता रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको कार कैसे मैन्युफैक्चर करते ये आता नहीं है, लेकिन हम लोग दिमाग लगा के कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस रन कर सकते हैं। पर कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस रन करने के लिए गाड़ियाँ बनती कैसे है ये जिस पर्सन को पता है, ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को हमको सबसे पहले हायर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो 10-15 साल का एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा उसको हमने बोला कि हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो हम आपको हायर करते हैं और आप हमारी कंपनी में डिपार्टमेंटल हेड बन के काम करो और सारे एम्प्लॉयज़ को गाइड करने का काम करो। अब ये सब होने के बाद है ना, एम्प्लॉयज़ वगैरह तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, अब तक तो अपने पास मशीनरी नहीं आई, बाकी की चीज़ें नहीं आई, अभी तक कुछ पैसे ही नहीं आए। तो अभी सबसे पहले हमको वो पर्सन के साथ बात करके, वो एक्सपर्ट के साथ बात करके सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम जब एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट पर्सन के पास नॉलेज है गाड़ियाँ कैसे बनती है, तो सबसे पहले उससे नॉलेज गेन करेंगे कि गाड़ियाँ कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें। अपने को खुद को बनाने का है नहीं, पर अपने को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उनसे ये भी जानेंगे कि कार मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनरी लगती है वो मशीनरी कौन सी कंपनी बनाती है। तो उन्होंने बोला ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ऐसे 3-4 कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग का मशीनरी बनाती है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग का मशीनरी बनाने वाली कंपनीज के बारे में पता चल गया, तो सबसे पहले हम लोग उन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ जाके कोटेशन लेंगे वगैरह वगैरह। पर इन सब चीज़ों के पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है एक बार वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद देखेंगे कि कैसे रन होता है, प्रोसेस क्या रहता है, कौन से प्रोसेस से, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुमने प्रैक्टिकली देखा रहेगा कि कार कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कैसे होगी, कैसे जाएगा, तो तुम उस हिसाब से अपने माइंड को रन करके बिजनेस रन कर सकते हो। भले कार बनाएगा कोई और, पर तुमको उतना अमाउंट जनरेट करना पड़ेगा, उतना स्पेस का एरिया बाय करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तुमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तुम खुद होके एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंडस्ट्रियल विजिट हो, ताकि तुमको पता चले कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करना है तो उसके लिए तुमको क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे। अब सबसे पहली चीज़, तुमने इंडस्ट्रियल विजिट कर लिया, फिर एक इंजीनियर हायर करके जो कार मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, उस पर्सन को तुमने हायर किया और हायर करने के बाद उसके थ्रू नॉलेज गेन किया कि कार मैन्युफैक्चर की मशीनरी वगैरह कहाँ से मिलेगी, हमारे कस्टमर्स कौन बन सकते हैं, हम स्पेयर पार्ट्स कहाँ से खरीदेंगे, ये सब चीज़ों का हमने नॉलेज गेन किया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जब हमने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो डिसीजन है वो ले लिया है,
तो अभी बैकआउट नहीं होना है। अभी सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें सोचनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक चीज समझ लो, अगर हम लोग खुद होके बिजनेस रन कर रहे हैं तो यही सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर मान लो तुम लोगों का क्वालिफिकेशन वगैरह सब हो गया और तुमने सोचा कि मेरे को बिजनेस रन करना है, अब बिजनेस रन करना है तो कौन सा बिजनेस रन करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैसे रन करोगे, कैसे बिजनेस में पैसे लगाओगे। वो बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए तुमको, रन करने से पहले उसका नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं वो बिजनेस की तरफ, ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए, तब जाके तुम वो टाइप का एक्टिविटी बिजनेस कर सकते हो। ह्यूमन एक्टिविटी तुमने 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार पढ़ा है कि दो ही टाइप करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जो पैसा इन्वॉल्व करता है, वो सब चीजें तुम्हें पता होगा नहीं, वो सब चीजें तुमको ऑलरेडी पता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। तुम मनी कहाँ से जनरेट करोगे, और मनी जनरेट करने के पहले तुमको ये जानना है कि पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ तुमको खर्चना है पैसा। और वो खर्चने के लिए हमने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया ताकि एक्सपर्ट हमको बता सके कि कार मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री का लोकेशन क्या होना चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, कितना एरिया लगेगा, उसके साथ साथ मशीनरी क्या क्वालिटी का लगेगा। ये सब चीजें हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक्सपर्ट से पूछ के ये पता करेंगे कि हमको खर्चा कहाँ कहाँ लगने वाला है। सबसे पहले हमको खर्चा लगेगा मशीनरी में। तुमको मशीन बाय करना है तो मशीन में तुमको पैसे देने पड़ेंगे, खर्चना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमको कहाँ कहाँ पैसा लगेगा उसका एक लिस्ट बना रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ पैसा हमको खर्चना है ये उसका एक लिस्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो लिस्ट बनाया है ये इतना पैसा आएगा कहाँ से उसका एक लिस्ट बनाएंगे, मतलब पैसे स्पेंड करना कहाँ है उसका एक लिस्ट, और पैसे आएंगे कहाँ से उसका एक लिस्ट। ऐसे दो लिस्ट हमको बनाना है कि पैसे स्पेंड कहाँ करें उसका भी एक लिस्ट बनाना है, और पैसे आएंगे कहाँ से उसका भी एक लिस्ट बनाना है। अब पैसे स्पेंड कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले हमने उसको पूछा तो उसने बोला मशीनरी बाय करना है। अब फॉर एग्जांपल अभी कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव बिजनेस है, मतलब तुमको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, और कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। पर फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल में बहुत कम अमाउंट लिख रहा हूँ, तो अभी भी फिलहाल के लिए कम अमाउंट के हिसाब से पूरा कंसेप्ट समझो। मशीनरी के लिए फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपीस लगेंगे, 4 करोड़ की मशीनरी होगी, 10 करोड़ की भी होगी। पर फिलहाल के लिए मैंने एक एस्टिमेटेड अमाउंट लिखा है कि हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बिजनेस रन कर रहे हैं, और मशीनरी बनाने के लिए हम मशीनरी परचेस करने के लिए हमको 40 लाख रुपीस लगेंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफ कोर्स रास्ते पे तो गाड़ियां बनाएंगे नहीं, क्योंकि गाड़ियां रास्ते पे घूमती तो रास्ते पे गाड़ियां बनाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हमको कोई एक स्पेस खरीदना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग कार मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हमको लैंड परचेस करने का एक्सपेंसेस और उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का एक्सपेंसेस। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये होगा फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस, लैंड का एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया वगैरह प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना वगैरह, ये सब चीज़ों के एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद अभी लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी। फिर जब कोई आएगा हमारे कंपनी में तो एक प्रॉपर ऑफिस वगैरह होना चाहिए जहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट काम करेगा, स्टाफ काम करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ काम ऐसे रहेंगे जो ऑर्डर सेल्स से रिलेटेड रहेंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट का एक अलग से ऑफिस रहेगा, मतलब हमको और स्पेंड करना पड़ेगा किस पे, फर्नीचर पे हमको फर्नीचर करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस लगेंगे, ठीक है। तो फर्नीचर के लिए हमको 30 लाख रुपीस लगेंगे। फिर उसके बाद हमको खर्चा किधर किधर लगेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती रहेगी, मैं लिखते जाता हूँ। तुम्हारे माइंड में आता रहेगा कि रेंट बिल्कुल बोलना मत, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग तुमने खरीद लिया है तो रेंट वगैरह का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो तुमको खर्चा लगेगा एक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर तुमने अगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग फर्नीचर कर रहे हो, फर्नीचर पे कंप्यूटर वगैरह रखोगे, तो मैं इधर बोल देता हूँ कंप्यूटर अप्लायंसेस। ये कंप्यूटर अप्लायंसेस की जगह पे तुम लोग कैमरा पे खर्चा करोगे, कैमरास वगैरह सेटअप करोगे कंपनीज में। फिर उसके बाद तुम लोग पीसी बाय करोगे, लैपटॉप्स बाय करोगे, एसी बाय करोगे। तो ये सब मैं एक ही वर्ड में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे एक्सपेंसेस होगा फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे हम लोग 20 लाख रुपीस खर्चेंगे। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस रहेगा, टेलीफोन का एक्सपेंसेस रहेगा। फिर उसके अलावा क्या क्या रहेगा बच्चों, अब तुम अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टाफ का सैलरी देना है, फिर जो लेबर है उनको वेजेस पे करना है। फिर उसके बाद जो हमारा मशीनरी का रिपेयरिंग या फिर रिपेयर्स मेंटेनेंस चलता रहेगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस चलता रहेगा, फिर प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस चलता रहेगा,
फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस चलता रहेगा। गाड़ियाँ बना रहे तो गाड़ियों का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ना, तो ये गाड़ियाँ बिकेगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेंगे जो मैंने लिखे नहीं रहेंगे और तुम्हारे मन में आए रहेंगे। तो सारे एक्सपेंसेस को मैं एक ही वर्ड दे देता हूँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। इसके अलावा हमको रॉ मटेरियल मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये सब बाय करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस भी बोल सकता होगा। रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस का होगा। फिर गाड़ियां बनाने के लिए हमको ऑफ कोर्स लेबर चाहिए रहेंगे, तो लेबर का एक्सपेंसेस होगा, लेबर का एक्सपेंसेस होगा फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस का। अब ध्यान से सुनना बच्चों, तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो लेबर्स को कि जब हमारी गाड़ियां बिकेगी फिर हमारे पैसे आएंगे, फिर पैसे आने के बाद तुम सबको वेजेस पे करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए क्योंकि तुम्हारा गाड़ियों कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करने का डिसीजन है और ये नया बिजनेस है। नया बिजनेस मतलब क्या, तुम्हारा प्रोडक्ट ऑलरेडी पब्लिक ने सुना नहीं है, तुम्हारे साथ कोई टाटा बिरला अंबानी का नाम अटैच नहीं है जो कि तुम कार मैन्युफैक्चर करके बेचोगे और तुरंत लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तुम्हारा एक नया ब्रांड का प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट का तुमको जब तक एडवर्टीजमेंट, इन शॉर्ट मार्केटिंग जब तक तुम करोगे नहीं तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो तुमको 1 साल तक का, तो प्रोडक्ट तुम्हारा बिकेगा नहीं ना, तो आने वाले 1 साल में ऐसे समझ लो एक भी गाड़ी बिकेगी नहीं। तो अपने को अपनी कंपनी अगर लॉन्च करनी है तो आने वाले 1-1.5 साल तक हम वो पूरा 1-1.5 साल का खर्चा खुद होके उठा सकते हैं बिना एक भी गाड़ियां बिके। इस हिसाब से हमको यहाँ पे खर्चे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, ये सब में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और फिर सोचेंगे गाड़ियां बिकेगी तो उससे पैसे आएंगे तब इनको वेजेस पे करेंगे। गाड़ी बिकी नहीं और ये लेबरर्स जितने भी है वो 2 महीने काम करके तीसरे महीने छोड़ के चले गए, फिर तुम्हारे पास चौथा महीना क्या रहेगा, ये सब बिजनेस को बंद करने का ही काम करना पड़ेगा। ये एसेट को कम रेट में बेचना है और बिजनेस को क्लोज डाउन कर देना, तो यही रहेगा। तो तुम लोग खुद बिजनेस रन करके 1.5 से 2 साल बिना कोई गाड़ी बिके तो भी सरवाइव कर सकते हो, इतना पैसा तुमको जनरेट करना पड़ेगा और फिर बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस रन करना छोटी मोटी बात नहीं, तुमको बिजनेस रन करने के लिए स्किल, नॉलेज वगैरह वो सब चीजें तो चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारे पास उतना खुद का पैसा होना चाहिए जो तुम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको और उसको प्रोडक्ट को बेचने के बाद वो रिटर्न्स भी आए या नहीं आए तो भी तुम्हारे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ स्पेसिफिक टाइम तक। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल डोमिनोज हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया या गोली वड़ा पाव हो गया, ये चेन हो गए, ठीक है। ये चेन स्टोर्स जितने भी है, ये चेन स्टोर्स में फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिजनेस को उन्होंने फ्रेंचाइजी दी। फ्रेंचाइजी देने के 2 पर्सन वो बिजनेस को रन कर रहा है और मान लो उसने उस बिजनेस को रन किया और 2 महीने में बंद कर दिया, तो लोग क्या बोलेंगे, डोमिनोज बंद हो गया, मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया, चलता ही नहीं मतलब इनका प्रोडक्ट, ये सब लोग बोलेंगे। तो ऐसा सब लोगों ने नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, उन्हीं को फ्रेंचाइजी एजेंसी दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं भी चला, नहीं भी बिका, तो भी ये उतने पीरियड का लॉस खुद होके उठा सकते हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंचाइजी और एजेंसीज, चेन स्टोर्स वगैरह में दी जाती है। तो वैसे ही सेम चीज अगर हम लोग ये बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमको हमारा माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि अगले 1.5-2 साल तक कोई भी प्रोडक्ट हमारा बिकेगा नहीं, इस बिजनेस से कार बिकेगी नहीं, उस हिसाब से अपने पास उतना पैसा ऑलरेडी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लेबर में 30 लाख रुपया मतलब आने वाले 1.5-2 साल का 1.5 साल का पूरा खर्चा आ गया होता है। मतलब कार नहीं भी बिकी तो भी लेबर का खर्चा हम लोग उठा सकते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग उठा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस ने तो फिर चालू कर दिया और बंद कर दिया, ऐसा हो जाएगा, मजाक बन जाएगा बिजनेस चालू करना। और लास्ट में हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस 20 लाख रुपीस के, तो टोटल अगर हम लोग करें तो 40 + 5 50 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.2 करोड़ रुपीस। चेक कर लो तुम लोग, टोटल जो हमको स्पेंड करना है वो टोटल 2.2 करोड़ रुपीस है। तो कल से थोड़े थोड़े पैसे सब लोग मेरे खाते में जमा कर दो, 2.2 करोड़ का अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनो, 2.2 करोड़ रुपीस अभी फिलहाल के लिए तो अपने पास है नहीं, तो अभी अपन यही समझे कि लॉकडाउन पीरियड में सब हमने पैसे हमारे खर्च दिया, हमारे पास अभी पैसे नहीं, सर क्या पैसे मांगे। तो अब ध्यान सुनो, बिजनेस रन करना तो पैसे लगेंगे ना, पकड़ में थोड़ी ना रन होगा।
अब ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको 2.2 करोड़ रुपीस जनरेट करने हैं। अब 2.2 करोड़ जनरेट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको 2.2 करोड़ रुपीस जनरेट करने हैं, वो 2.2 करोड़ में से हमारे पास खुद के पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास खुद के पास फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपीस हमारे पास खुद के पास है, ठीक है। तुम सबके पास और मेरे पास सबका मिला के अमाउंट फॉर एग्जांपल हमारे पास 80 लाख रुपीस अवेलेबल है। 2.2 करोड़ का बिजनेस रन करना है और हमारे पास कितना है, 80 लाख ही अवेलेबल है। मतलब हमको और 1.4 करोड़ रुपीस के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। इधर उधर भटकना पड़ेगा मतलब क्या, हमको हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव से अमाउंट मांग के पैसे जनरेट करने का काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तुम लोग पैसे कहाँ से मांग सकते हो, एक समझो, तुम लोग खुद होके कभी भी बिजनेस रन करोगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में सोचोगे या कोई भी बिजनेस रन करोगे, नॉर्मल सोल ट्रेडिंग बिजनेस भी रन किया ना, तो भी तुम लोग यही पहला क्वेश्चन पूछोगे, कौन सा बिजनेस रन करने का, नेचर ऑफ बिजनेस। फिर बिजनेस रन करने के बाद सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बिजनेस रन करना भी है ना, तो शॉप परचेस करने का, फर्नीचर करने का, उसमें स्टॉक भरने का, ये सब एक्सपेंसेस तुमको इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे और ये एक्सपेंसेस को तुम लोग पहले कैलकुलेट करोगे और देखोगे जेब में उतने पैसे है या नहीं, या फिर तुम बैंक से उतना पैसा लोन लेके रिलेटिव से पैसा मांग के उतना पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो ही वो बिजनेस करने का, नहीं तो बिजनेस करने का डिसीजन तुम उसी दिन ड्रॉप कर दोगे। अब सबसे पहले हमने डिसाइड तो कर लिया अभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिजनेस रन करना है, उसमें से 80 लाख हमारे पास और हमको 1.4 करोड़ रुपीस की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह के पास, तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने पैसा नहीं दिया, उन्होंने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुमको दे सके। बैंक के पास गए, बैंक थोड़े बहुत पैसे देने के लिए तैयार है, बैंक थोड़े बहुत पैसे देने के लिए तैयार है, पर 1.4 करोड़ का रिक्वायरमेंट तुम्हारा फुलफिल नहीं हो रहा है। अब जिसका कोई नहीं होता है उसका होता है पब्लिक। अब तुम पैसे मांगने के लिए जाओगे कहाँ पे, पब्लिक के पास। अब बच्चों तुम लोग पब्लिक से पैसे कैसे मांगोगे, क्या मांगोगे, वो सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले तुम लोग पब्लिक से पैसे मांगने से पहले तुमको तुम्हारे कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले चीज़ तो तुमको समझ लेंगे, 2.2 करोड़ रुपीस तुमको टोटल अमाउंट जनरेट करना है, उसमें से 80 लाख तुम्हारे पास है, 1.4 करोड़ में से फॉर एग्जांपल 10-20 लाख रुपीस बैंक अपने को देने को तैयार है, तो बैंक अगर 20 लाख रुपीस देने के लिए तैयार है, फिर भी 1.2 करोड़ रुपीस की तुमको जरूरत है ही अभी भी। अब अगर तुमको 1.2 करोड़ रुपीस की जरूरत है और वो पैसे चाहिए, तो पैसे मांगने के लिए तुम कहाँ कैसे जाओगे और कितने सोर्सेस से तुम उतना पूरा अमाउंट जनरेट कर सकोगे 1.2 करोड़ रुपीस का, और बैंक से 20 लाख रुपीस मतलब 1.4 करोड़, मतलब टोटली हो गया 2.2 करोड़ रुपीस का अमाउंट तुम कैसे कितने सोर्सेस से जनरेट करोगे, वो सब चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहली चीज़, तुम लोग जब पब्लिक के पास से पैसा मांगोगे, पब्लिक बोलेगी भाई तेरी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये पहले बता। अब अगर तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं रहेगी तो पब्लिक तुमको पैसा देने के लिए हेजिटेंट रहेगी। तो अब सबसे पहले हमको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग जब अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने को जाएं तो हमको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब पहला जो स्टेज है रजिस्ट्रेशन का वो है प्रमोशन स्टेज, और ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ना बच्चों, ये डिस्कशन प्रमोशन स्टेज का ही चल रहा है। ये प्रमोशन स्टेज में ही करते हैं हम लोग कि कितना पैसा लगेगा, कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस रन करना है, क्या बिजनेस रहेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रन करेंगे, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। अब ध्यान सुना, मैंने हर एक चीज़ प्रैक्टिकली तुम्हारी सिचुएशन क्या उस हिसाब से किया। स्टार्ट मैंने जो लेक्चर का किया, मैंने कैसे किया स्टार्ट कि मान लो हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मान लो कि हम लोग कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं। दूसरी चीज़, स्टार्ट करने के बाद हमको कार मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज नहीं रहेगा, एक्चुअल में हमको कार मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज नहीं। फिर हम क्या करेंगे, जिसको नॉलेज रहेगा उसको हायर करेंगे, उससे सब चीज़ें जान लेंगे, इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे, जितनी भी चीज़ें मैंने तुमको समझाई, एक्चुअल में भी तुमको बिजनेस रन करना रहेगा तो तुम यही करोगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करने वाले। तो मैं तुमको जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट छोड़ दो, तुम रिलेट नहीं भी करोगे और खुद ने अगर बिजनेस करने के बारे में भी सोचा तो भी यही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुमको यही करोगे, यही प्रोसेस से जाओगे। अब ध्यान से सुनो, इतने पैसे हमको मांगने हैं, ये सब सोर्सेस में हम लोग स्पेंड करने वाले हैं। अब ये सब सोर्सेस में, और ये सब हम लोग अभी कौन से स्टेज में डिसाइड कर रहे हैं, प्रमोशन स्टेज में ही इटसेल्फ डिसाइड कर रहे हैं कि इतने पैसे जनरेट करने हैं और कहाँ से पैसे जनरेट करेंगे और कैसे हम लोग पैसे जनरेट करेंगे। अब सबसे पहली चीज, हम लोगों को पैसा जनरेट करना है। अब एक चीज समझ लेना,
ये इतने सोर्स से पैसे हम लोग स्पेंड करेंगे, इसका हम लोग अभी बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। अभी पैसे आए नहीं, ये कार मैन्युफैक्चरिंग का चालू नहीं हुआ बिजनेस, हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग। क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग। हम लोग बैठ के यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस रन करेंगे, और ये सब पैसे खर्चने के लिए, ये फंड्स एक्यूमुलेट करने के लिए हम लोग ये सब सोर्सेज से पैसा लाएंगे। तो सोर्स नंबर 1 इज equity shares, source number 2 preference shares, 3 debentures, 4th bonds, 5th public deposits। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इसके अलावा भी आता है बैंक लोन जो हमने मांगा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन, ये भी एक सोर्स है जहां से तुम लोग पैसा मांग सकते हो। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, उसमें से इक्विटी शेयर्स रिवर्स में चलते चलो। बैंक लोन में तुमने 20 लाख रुपए मांगे थे, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट से मान लो 10 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर से 30 लाख रुपए, कितने हो गए 60। अपने को 2.2 तक पहुंचना है, 70, 80, 90, 100, 1.2। तो बच्चों 1.2 करोड़ हम लोग इक्विटी शेयर से मांगेंगे, 30 + 20 50, हाँ, और ये 50, टोटल हमारा जो अमाउंट जनरेट होगा वो होगा 2.2 करोड़ रुपीस। अब 2.2 करोड़ रुपीस हमको जनरेट करने हैं, और ये हम लोग ये सोर्सेस से जनरेट करेंगे, मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करके 1.2 करोड़ रुपए जनरेट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे 30 लाख रुपए जनरेट करेंगे, डिबेंचर्स इशू करके 20 लाख जनरेट करेंगे, बॉन्ड्स इशू करके 10 लाख जनरेट करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट इशू करके एक्सेप्ट करके 10 लाख इशू कर 10 लाख जनरेट करेंगे, बैंक से लोन लेके 20 लाख और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 लाख। अब ये सब सारे सोर्सेस है जहां से हम लोग पैसा मांगेंगे। अब ये सब सोर्सेस है जहां से हम लोग पैसा मांगेंगे, तो ये सब हो गया तुम्हारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कल का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 इंडेक्स में मैंने तुमको ये वर्ड दिखाया था, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब ये सब सोर्सेस मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग पैसे मांग सकते हैं। अलग अलग तरीके से पैसे मांगना मतलब क्या, इक्विटी शेयर होल्डर से थोड़ा मांगा, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मांगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज तुम्हारा बर्थडे है, तो अब बर्थडे है तो फिर अभी घर के फैमिली मेंबर्स को तुमको पार्टी देनी पड़ेगी। लॉकडाउन वगैरह मान लो सब ओपन हो गया, सब कुछ अभी नॉर्मल रेगुलर हो गया। एग्जाम्पल अगर ऐसा सब हो गया और ये सब हो जाने के बाद तुम लोग अगर अभी पार्टी दे रहे हो तो पेरेंट्स से तुम लोग पैसे मांगोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3000 रुपीज़ को तुमको पार्टी देना है। अब 3000 रुपीज़ का पार्टी देना है तो अभी फॉर एग्जांपल पापा से तुमने पैसे मांगे, पापा ने थोड़े पैसे दिए, फिर थोड़े मम्मी ने दिए, मतलब तुमने पापा से थोड़े पैसे लिए, थोड़े मम्मी से लिए। फॉर एग्जांपल 3000 रुपये चाहिए थे तुमको, तो 3000 में से 1000 पापा से लिए, 1000 मम्मी से लिए। हमारे टाइम पे तो हमको 200-300 रुपये दे के पार्टी करने के लिए बोलते थे, पर ठीक है। तो वो 1000 रुपीज़ पापा ने दिए, 1000 रुपीज़ मम्मी ने दिए, और 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो अब अगर तुमको और 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है तो तुम क्या करोगे, दादा दादी अंकल आंटी घर में जो भी रिलेटिव्स आए रहेंगे उनको बोलोगे मेरा बर्थडे पैर पड़ो पैसे लो। तुमको फिर ऐसे केस में तुमको घर वाले भी जो रिलेटिव्स रहेंगे वो तुम्हारे घर पे आएंगे, और घर पे आने के तो बोलेंगे अरे बच्चे का बर्थडे और हम लोग उसके लिए गिफ्ट नहीं लाए तो चलो कैश दे देते। तो ऐसे करते 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 तुमने 3000 रुपीज़ जनरेट किए। मतलब तुमने तुम्हारे फादर से पैसे लिए, मदर से पैसे लिए, दादा दादी अंकल आंटी,
फिर रिलेटिव्स जो आए वो गिफ्ट नहीं लाए, उनको पता नहीं था बर्थडे है, पर उन्होंने तुरंत तुमको कैश दे दिया, कैश गिफ्ट दे दिया। तो ये सब सोर्सेस हो गए जहाँ से तुमने पैसा जनरेट किया। अब तुम यूटिलाइज किधर करोगे? पार्टी में, तुम्हारे फ्रेंड्स को पार्टी दोगे और उसमें तुम वो सारे पैसे यूटिलाइज करोगे। वैसे ही सिमिलर ये सब सोर्सेस हो गए जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसे रेस करने के लिए। ये सब सोर्सेस हो गए जहां पे तुम लोग पैसे यूटिलाइज करोगे। ये सब सोर्सेस जहां से पैसे रेस करोगे, ये सब सोर्सेस जहां पे तुम पैसे यूटिलाइज करोगे। मतलब ये सब सोर्सेस जहां पे फंड्स यूटिलाइज हो गए। अब हमने इधर कुछ फालतू खर्चा लिखा क्या? हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब फालतू खर्चा लगा, पार्टी वार्टी करेंगे, ये सब लिखा है क्या? इधर नहीं। हम लोग जितने भी पैसे जनरेट कर रहे हैं उसको हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। इफेक्टिवली मतलब क्या? बिना किसी फालतू खर्चा किए हमने उन पैसों को यहाँ पे क्या किया है बच्चों? यूटिलाइज किया है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स मतलब ये सब सोर्सेस है, इन सोर्सेस से हमने पैसे मांगे, रेजिंग ऑफ फंड्स। और यहाँ पे हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फालतू खर्चा नहीं है तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो हम इसको बोलेंगे रेजिंग की जगह पे मैं दूसरा वर्ड बोलता हूँ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। और इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मेरे साथ बोलोगे, उधर बैठे हो तो भी मेरे साथ बोलोगे क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगेन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और बच्चों इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यही है कि फंड्स को तुम अच्छे से प्रोक्योर करो। प्रोक्योर करो मतलब क्या? रेज करो। तो अब हमने प्रॉपर वे में फंड्स को रेज किया है और यहाँ पे प्रॉपर वे में फंड्स को यूटिलाइज किया है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीजें बताना बाकी है, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करना बाकी है। एक एक करके हम लोग हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, पर एक चीज समझ लो, ये सब चीजें आज हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, क्या? प्लानिंग। हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्लानिंग। हमारे पास पैसे आए नहीं, हमने कहीं खर्चे नहीं, हमने क्या किया है? सिर्फ यहाँ पे बैठ के प्लानिंग ही किया है कि ये सब सोर्सेस से पैसे आएंगे और ये सब सोर्सेस में यूटिलाइज करेंगे। तो ये सब चीजें चल रही है अब तक सिर्फ पहले ही स्टेज में। जो स्टेज तुम्हारा कौन सा है? प्रमोशन स्टेज। हम लोग ये जब जो भी चीजें सीख रहे हो सिर्फ एक ही स्टेज में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो है प्रमोशन स्टेज, जहाँ पे तुमको कौन सा बिजनेस रन करना है ये आइडियोलॉजी तुम लोग दिमाग में रखते हो। उसके साथ साथ बिजनेस के लिए खर्चा क्या करना है और पैसा आएगा कहाँ से, ये सब चीज़ों के बारे में तुम लोग सोचते हो। ये तुम्हारा हो गया बिजनेस। मतलब बिजनेस मतलब प्रमोशन स्टेज हो गया जहाँ पे तुम लोग ये सब चीज़ों का प्लानिंग कर रहे हो। अब मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें तुमको यहाँ पे सिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाते होगा और बहुत सारी चीजें सीखनी है। ये कुछ भी नहीं और बहुत सारी चीजें, अभी तक तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया था, समझ लो बहुत सारी चीजें सीखनी तुमको। तुमको देखो शेयर्स वर्ड इधर और इधर, ये दो जगहों पे शेयर्स वर्ड दिख रहा है, दिख रहा है ये दो जगहों पे शेयर्स। जब शेयर्स इशू कैसे करते हो ये मैं तुमको थर्ड स्टेज में सिखाऊंगा ना, शेयर इशू कैसे हो गए, सब्सक्राइब कैसे हो गए, वो ओनर्स कैसे बनेंगे वगैरह, वो सब चीजें सिखाऊंगा मैं तुमको। पर ये जो शेयर्स है ना, शेयर्स मतलब होता है शेयरिंग। शेयर्स वर्ड शेयर का कंपनी सेक्ट के हिसाब से डेफिनेशन है, शेयर मींस शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अब तक फाइनल अकाउंट्स तो सीखा है, फाइनल अकाउंट्स में तुम लोग कैपिटल अकाउंट भी बनाते हो, तो या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हो। ओनर्स कैपिटल रहता है ना, जो बिजनेस का ओनर रहता है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है? थोड़ा रिवाइंड करते हैं हम लोग, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है? ओनर। कौन इंट्रोड्यूस करता है? ओनर। तो भैया ये लोग वही है, ये ओनर्स ही है, ये लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ओनर बोला गया है और बदले में इन दोनों को बोला गया था कि तुम लोग पैसे दे रहे हो ना हमको, तो उन पैसों का तुमको हम प्रॉफिट में शेयरिंग भी देंगे। तो शेयरिंग भी इनको मिलने वाला है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में शेयरिंग, शेयरिंग शेयरिंग वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ है शेयर्स। तो जो इनको शेयरिंग मिलने वाला है ना उनके प्रॉफिट में, तो शेयरिंग से वर्ड डिराइव हुआ है शेयर्स। और ये
शेयर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन होगा थ्रू आउट द 12th। इतना डिस्कशन होगा कि इक्विटी में कुछ बचेगा ही नहीं, प्रेफरेंस में कुछ बचेगा ही नहीं, तुमको समझाने के लिए सारी चीजें समझा दूंगा। इक्विटी शेयर दो टाइप के रहते हैं, इक्विटी शेयर कैरिंग वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये भी चीजें मैं तुमको 12th स्टैंडर्ड में आगे वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा। प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हारे 8 टाइप्स के रहते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें, ये प्रेफरेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हम लोग जो अपने आने वाले लेक्चर्स है वो लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे। 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स और 8 टाइप के तुम्हारे इक्विटी शेयर्स हैं। ये सारे के सारे 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स है, तो वो सब सारे हम लोग आगे के लेक्चर में सीखेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें सिखा रहा हूँ, वो चीजों को समझो। तो ये सब लोगों को, ये दोनों लोगों को अपन क्या बनाया, ओनर्स बनाया। क्या बनाया, ओनर्स। तो सबसे पहली चीज है ये 2 कैपिटल, ये जो 2 सोर्सेस है जिससे हम लोग पैसा रेज कर रहे हैं, ये हमारा ओन्ड कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल। और ओन्ड कैपिटल में जो लोग हैं वो है हमारे शेयर होल्डर्स। ओन्ड कैपिटल में जो लोग हैं वो है हमारे कौन, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर दी, पैसा देके आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर आर दी कौन है, वो ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो लोग हैं, ये लोग तुम्हारे कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे कंपनी का बोरोड कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, बोरोड कैपिटल। ये ओन्ड कैपिटल था, ये बोरोड कैपिटल है। कौन सा कैपिटल बच्चों, बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल के साथ साथ इन लोगों को, जैसे यहाँ पे शेयर होल्डर नाम दिया था, वैसे इनको नाम हम लोग, शेयर होल्डर आर द ओनर्स नाम दिया था, वैसे इनको हम लोग नाम देंगे हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स। ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे कंपनी के कौन है बच्चों, क्रेडिटर्स है। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी मतलब उनको हम लोग रिटर्न में जो पे करने वाले हैं वो यहाँ पे इनको हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि इनसे हमने लोन लिया है। ये लोन, ये लोन, ये लोन, ये लोन, ये लोन, लोन के इतने अलग अलग नाम है। क्योंकि एक चीज समझ लो, क्यों ऐसा लोन के 2 नाम काहे को दिए, इतने सारे नाम क्यों दिए, ओन्ड कैपिटल के 2 नाम क्यों दिए, एक से नहीं चलता था क्या, एक से नाम नहीं होता था क्या, एक से काम नहीं होता था। ध्यान से सुनो, एकदम एक सिंपल एग्जांपल देके समझा दूंगा, तुमको समझ जाएगा। इतने सारे अलग अलग नाम के लोन का है, कोई इतने अलग अलग नाम के ओनर्स का है, कोई हमको इतना काय को पढ़ने का है, हमको एक ही पढ़ने का, एक पढ़ के हो जाता था ना हमारा काम, काय को हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा किया। अब ध्यान से सुनो, पार्ले कंपनी का नाम सुना ही रहेगा। अगर सिर्फ पार्ले का ग्लूकोज बिस्किट ही बना के अगर वो मार्केट में बेचते हैं, पार्ले जी वाला जो ग्लूकोज बिस्किट है, सिर्फ एक ही बिस्किट बना के मार्केट में बेचते हैं, तो लोग ग्लूकोज खा खा के बोर हो जाते हैं, तो उनको कोई ना कोई दूसरा और बिस्किट चाहिए रहता। तो फिर इसलिए हाइड एंड सीक आया, और बाकी के जितने भी पार्ले कंपनी के प्रोडक्ट्स आए, वो सब प्रोडक्ट्स क्यों आए, वो इसीलिए आए क्योंकि एक, जैसे हाइड एंड सीक भी बिस्किट है, पार्ले भी बिस्किट है, पर दोनों के फ्लेवर्स में डिफरेंस है ना, मतलब दोनों के फीचर्स में डिफरेंस है ना। वैसे ही इक्विटी शेयर में कुछ डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर में कुछ डिफरेंसेस है, मतलब इनके फीचर्स कुछ थोड़े बहुत अलग है जो प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं है। तो अब ध्यान सुनो, तो चॉइस इन्वेस्टर के चॉइस में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हाइड एंड सीक बिस्किट अच्छा लगता है, मेरे को ग्लूकोज नहीं पसंद, तो फिर मैं हाइड एंड सीक की बिस्किट खाऊंगा ना। तो वैसे ही इन्वेस्टर को रिस्क नहीं लेना है तो भैया तो प्रेफरेंस शेयर्स बाय कर। इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार है, मेरे को पैसे ही पैसे कमाने हैं, तो एक काम कर इक्विटी शेयर्स बाय कर। मतलब इन्वेस्टर का चॉइस जैसा वैसे टाइप के ये सब सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर बोलता है कि मुझे ना कंपनी को लोन देना है, पर बदले में कोई ना कोई एसेट गिरवी चाहिए, बिना एसेट गिरवी रखे मैं लोन दूंगा ही नहीं, तो भैया तो डिबेंचर्स बाय कर। कंपनी को लोन देना है पर एसेट विसेट गिरवी नहीं रखा, अनसिक्योर्ड हाथों में चलेगा, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर या बॉन्ड्स की तरफ जा। तो मैं जो तुमको बता रहा हूँ ना, इसमें अलग अलग फीचर्स है, हर एक के फीचर्स अलग अलग है। वैसे जैसे मैंने बिस्किट्स में तुमको एग्जांपल देके समझाया, वैसे सेम यहाँ पे हर एक के फीचर्स अलग अलग है, और अलग अलग फीचर्स में की वजह से नाम अलग अलग रखे गए। सिर्फ इनको
बंडल करके बंच करके ही समझना है। ये दोनों का मतलब ओन कैपिटल होता है और इन सब का मतलब बोरोड कैपिटल होता है। ये ओन कैपिटल को हम लोग शेयरहोल्डर्स बोलते हैं, शेयरहोल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और इन ओनर्स को हम लोग प्रॉफिट में शेयर जो देते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट में जो शेयरिंग मिलता है ना इनको प्रॉफिट में कंपनी के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और बोरोड कैपिटल वालों को हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं और उनको जो प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। और इधर डिविडेंड, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में शेयरिंग देने वाले तुम लोग, प्रॉफिट में शेयरिंग, लॉस हुआ तो काय का शेयरिंग, तो डिविडेंड कुछ मिलेगा क्या, नहीं। प्रॉफिट हुआ फिर भी मेरे को डिविडेंड नहीं देने का, इक्विटी शेयरहोल्डर को मत दो चलेगा, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके नाम में प्रेफरेंस है, हर जगह पे उनका पहला प्रेफरेंस है। वैसे इन दोनों में मैं तुमको डिस्टिंग्विश करके बता दूंगा अगले लेक्चर में है क्या है कॉन्सेप्ट्स वगैरह, पर फिलहाल के लिए अभी इतना सा शॉर्ट में समझो। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला अपना आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग इन डिटेल इन डेप्थ सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ अभी तक तो मैंने कुछ बताया नहीं ऐसा समझ लो, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ जाएंगे उससे चीज़ें ऐड होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे परसेंटेज किधर लिखे हैं, अब तक परसेंटेज लिखने बाकी है, फिर परसेंटेज किधर लिखने पड़ते हैं, किधर नहीं लिखने पड़ते, किधर नहीं लिखने पड़ते तो क्यों नहीं लिखने पड़ते, ये सब चीज़ों का डिस्कशन बाकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब तक हम लोग सिर्फ पहले स्टेज पे ही है। पहला स्टेज तुम्हारा कौन सा है, प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज पे ही हम लोग, जहाँ पे हम लोग अब तक सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लानिंग, कैसे पैसे आएंगे, कैसे खर्चेंगे, और ये सब चीज़ें मैं तुमको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से सुनो, कॉमर्स बैकग्राउंड का होते हुए हम लोग, मैं और मेरे साथ तुम सब लोग, हम सब ओनर्स हैं, तो हम सब लोगों को मिलके बिजनेस रन करना है, तो सबको मिलके बिजनेस रन करना है कार मैन्युफैक्चरिंग का, तो खर्चा किधर किधर होगा ये तो समझा दिया, पर पैसे मांगेंगे कहाँ से, तो तुमने आज तक पैसे मांगेंगे कहाँ से, ये बिजनेस टर्म में अगर देखा जाए तो तुमने आज तक सुना क्या है कि हम लोग फ्रेंड से मांगेंगे, रिलेटिव से मांगेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, मनी लेंडर से पैसे ले लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी कहीं पे गिरवी रख के किसी और से पैसे ले लेंगे। बस तुमने यही सोर्सेस सुने हैं जहाँ से तुम लोग पैसे मांग सकते हो, पर मैंने उसके अलावा यहाँ पे सोर्सेस रखे तुम्हारे सामने जहाँ से तुम पैसे मांग सकते हो, जिसके बारे में तुमको पता भी रहेगा, नहीं भी पता रहेगा, या तो भूल गए रहेंगे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तुमको फिर से, या फिर नहीं समझा रहेगा तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि ये सोर्सेस का मतलब क्या है, क्योंकि ये सब नाम तुम पहली बार देख रहे हो। तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर का क्या, डिबेंचर का क्या, बॉन्ड्स मतलब क्या, पब्लिक डिपॉजिट क्या, तो ये सब नाम समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अगर इन सब सोर्सेस से पैसा मांग रहे हैं, जैसे कि मैं भी ओनर हूँ, तुम सब भी ओनर हो, तो ओनर्स को पता होना चाहिए ये कौन से टाइप का पैसा मांगने का तरीका है, या ये कौन से टाइप का ऐसा सिक्योरिटीज है जिसके थ्रू हमको पैसा मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखोगे, क्योंकि तुम जितने वर्ड देख रहे हो उतने चैप्टर, ये दोनों मिला के एक चैप्टर, इसका एक चैप्टर, इसका एक चैप्टर, फिर इनको लेटर लिख रहे हैं उसका एक चैप्टर, इसको लेटर लिख रहे हैं उसका एक चैप्टर, इसके बारे में और एक चैप्टर, 6 चैप्टर तो सिर्फ इतने में ही है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना अभी तक बाकी है। और इसमें भी फिर ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या है, उसके बारे में भी एक चैप्टर है पूरा, उसके बारे में डिस्कस करना बाकी है। हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर उसी से रिलेट करता है, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना अब तक बाकी है। धीरे धीरे करके हम लोग एक करके हर लेक्चर में हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम लेक्चर देखना, अलके सर के साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे सेफ, stay at your home, take care of yourself as well as your family. Thank you very much, thank you.